नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दौर में और ख़ासकर 2014 के बाद जिस किसी ने भी ज़मीर का सौदा कर लिया, वो शख्स सच के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, सच के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। और वक्फ बिल में ये जो मोदी जी का कानून है नया, इस कानून में हमने ऐसे ही कुछ लोगों का किरदार देखा है। मिसाल के तौर पर वक्फ को लेकर नीतीश और नायडू जैसे किंग मेकर, सबसे मजबूत नेता जिनके ऑक्सीजन पर मोदी सरकार चल रही थी, इसी बिल पर वो सरकार के आगे सरेंडर कर गए। वहीं चीफ जस्टिस, वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आज जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिस दौर में, चाहे वो पत्रकार हो, संपादक हो, व्यापारी हो, जज हो, अधिकारी हो, नेता हो, विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, जहां सब के सब, या यूं कहूं ज्यादातर कंप्रोमाइज दिखते हैं, समझौते के साथ बंधे हुए दिखते हैं, वहीं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आज जिस तरह से भरी अदालत में सबके सामने इस कानून की एक एक बखिया उधेड़ दी, या यूं कहें कि मोदी और शाह के जो सरकारी वकील हैं, जिसे अंग्रेजी में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, मिस्टर तुषार मेहता, पानी पिला पिला के जिस तरह से इनको कोसा है, आईना दिखाया, शायद ही कोई जज ऐसी हिम्मत कर पाएगा इस दौर में। और दोस्तों, चीफ जस्टिस खन्ना ने ना सिर्फ इस कानून की, इस नए वक्फ कानून की कलई खोली, बल्कि भरी अदालत में सबके सामने अंतरिम आदेश देने लगे वो। और बाकायदा आदेश उन्होंने प्रोनाउंस कर दिया था कि 3 नियम इसके गलत हैं और इन नियमों पर वो अंतरिम रोक लगाने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो तुषार मेहता है, मोदी और शाह साहब के वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये गिड़गिड़ाने लगे, या भरी अदालत में गिड़गिड़ाने लगे कि मिलॉर्ड, हमें थोड़ा सा और सुन लिया जाए। क्योंकि शाम हो रही थी तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, आपको कल सुनते हैं। और कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल, मनु अभिषेक सिंघवी और बाकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की हैं, उनके भी वकीलों ने कहा कि ठीक है, मिलॉर्ड, इनको सुन लिया जाए, सरकारी वकील को। तो कल सरकारी वकील को सुना जाएगा, लेकिन आदेश तो आना है, रोक तो लगनी है। ऐसा आज संजीव खन्ना के मिजाज से लगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वकील साहब कह रहे हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है, जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। अब दोस्तों, जो सरकार के वकील हैं, भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सबसे बड़े वकीलों में से एक, और मोदी और शाह के खास, मोदी जब गुजरात में थे तब से तुषार मेहता को जानते थे, और मोदी जब दिल्ली आए, शाह जब दिल्ली आए तो तुषार मेहता को भी लाए। मोदी के जितने भी केस हैं, मोदी सरकार के, ज़्यादातर यही लड़ते हैं। पहली बार इनको गिड़गिड़ाते देखा गया, ये वकील बता रहे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या विपक्षी पार्टियों की तरफ से थे। तो एक तरफ मेहता साहब गिड़गिड़ा रहे थे और दूसरी तरफ संजीव खन्ना फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे, उनकी कलई खोलते चले जाते, नियम दर नियम। और उसी में संजीव खन्ना ने कहा मिस्टर मेहता से कि मिस्टर मेहता, ये किस तरह का कानून आपने बनाया, ये कैसा कानून है? आप कह रहे हैं कि मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन पेपर दीजिए, उनकी सेल डीड दिखाइए, वक्फ डीड दिखाइए। क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई मस्जिद 13वीं शताब्दी की है, 14वीं शताब्दी की है, 15वीं शताब्दी की है, 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी, कागज़ कौन ला के देगा? कौन दिखाएगा कागज़? ये नियम गलत है, इस पर रोक लगनी ही चाहिए। अब दोस्तों, ये बात सही है कि पहली बार तुषार मेहता थोड़े से घबराए दिखे, और ये बात वो लोग कह रहे हैं जो अदालत में मौजूद थे, तमाम वकील। उनका कहना था कि सब कॉन्फिडेंस जैसे लूज हो रहा। और उधर संजीव खन्ना, आप कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर एक तरह से कटाक्ष पे कटाक्ष कर रहे थे। और उसी में उन्होंने एक सवाल किया कि मिस्टर मेहता, ये बताइए, आप तो सरकारी वकील है, सरकार की तरफ से खड़े, ये बताइए कि भाई ये जो नया कानून है, इसमें आप नॉन मुस्लिम्स क्यों रख रहे हैं? अगर मुसलमानों का मजहबी मामला है, उनका मजहबी बोर्ड है, तो उसमें गैर मुस्लिम को आप क्यों रख रहे हैं? अधिकारी तो समझ में आते हैं कि एक्स ऑफिशियो जो है, कोई मंत्री है तो उसको रख लीजिए, या कोई जॉइंट सेक्रेटरी उसको रख लीजिए, लेकिन बाकी गैर मुस्लिम क्यों रख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मिस्टर मेहता, ये बताइए कि अगर कोई हिंदुओं का मठ है, हिंदुओं का कोई बोर्ड है, उसमें आप मुसलमान रखेंगे? क्या आप मुसलमान रखेंगे? और जब मेहता साहब चुप हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा ये नियम भी गलत है, ये नियम सही नहीं है, और नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखना चाहिए। और एक तरह से अपने अंतरिम आदेश पे, जो शायद वो कल सुनाएंगे,
उसमें उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम्स के मामले पर भी अंतरिम आदेश तो देना पड़ेगा, रोक तो लगानी पड़ेगी जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता। और दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। संजीव खन्ना ने ये भी कहा कि भाई ये सरकारी दखलंदाजी का मतलब कि अगर मामला मजहबी है, वक्फ बोर्ड है, सदियों से चला आ रहा है, तो ये कलेक्टर साहब जो हैं ये दखल क्यों देंगे, ये जांच क्यों करेंगे? और अगर ये जांच करेंगे किसी ज़मीन को लेकर वक्फ की, तो फिर इस अदालत में उनको बताना पड़ेगा, तब वो जांच करेंगे। ये दखलंदाजी गलत है। ये दखलंदाजी, ये इंटरफियरेंस गवर्नमेंट का एक मजहबी मामले में गलत है। और इस पर भी कहीं ना कहीं वो अंतरिम आदेश उन्होंने बोल दिया था। हालांकि ये मामला कल तक टल गया है। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब दोस्तों बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, और गुजारिश ये कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए, पड़ोसियों से कहिए कि भाई ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी वजह ये है कि आपकी हौसला अफजाई से ही मैं बोलता हूँ, ये आवाज़ आप ही की आवाज़ है, तो इसको थोड़ा और आप मजबूत करें। और एक चीज़ और है कि कमेंट आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर बुरा भी लगा, इसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी लिखिए, और अगर अच्छाइयाँ दिख रही हैं तो वो भी लिखिए, और किस तरह के वीडियोज़ होने चाहिए वो भी आप आइडिया ज़रूर लिखिएगा। ये छोटी सी आपसे गुजारिश है। और अब आते हैं असली खबर पर। असली खबर ये है जो मैं आपसे कुछ बात साझा करना चाह रहा था कि जो अंतरिम आदेश है, जो आज चीफ जस्टिस ने अदालत में अनाउंस तो किया, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि साहब हमें थोड़ा सुनने का मौका और दें, तो ये कल तक के लिए टल गया। लेकिन अंतरिम आदेश दरअसल जो है वो फाइनल जजमेंट नहीं है। ये जो मुकदमा है पेचीदा है, संवैधानिक है, कानून पास हो चुका है लोकसभा से, राज्यसभा से, तो इसमें समय लगेगा। और ये जो समय है ये हो सकता है 6 महीने भी हों, 6 बरस भी हों। आगे मैं एक्सपर्ट से बात करूंगा, आज एक्सपर्ट भी बड़े ज़बरदस्त हैं, उनसे आप समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि अंतरिम आदेश जो आज चीफ जस्टिस साहब ने जिसका इशारा किया, वो एक तरह से मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह का ये जो कानून था उसकी मंशा को उजागर करता है कि उसके पीछे जो मकसद था, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ पर नज़र थी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ पे नज़र थी। उस मकसद को इसने एक्सपोज कर दिया चीफ जस्टिस ने। और यही नहीं, कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दिया कि भाई आप सिर्फ मुसलमानों के पीछे क्यों हैं, उनके ही मजहबी जो बोर्ड हैं उसी में आप नॉन मुस्लिम्स क्यों डाल रहे हैं? क्या आप ऐसा हिंदुओं के मंदिरों में या उनके जो ट्रस्ट हैं, उनके जो बोर्ड हैं, उसमें आप मुस्लिम्स को डालेंगे? ये जो उन्होंने आज जिस तरह से खन्ना साहब ने चीफ जस्टिस ने रखा, शायद हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की होंगी। और ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मंदिर मस्जिद के जो मसले चल रहे थे और बार बार कर्फ्यू लग रहा था, दंगे हो रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा और संभल को लेकर टेंशन हो रही थी, तो यही चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि नहीं, अगर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूंढा जा रहा है, मूर्ति ढूंढी जा रही है और कोई भी केस चल रहे हैं, इस पर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने ही स्टे लगाया था। तो सवाल मेरा ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये जो कानून है, इसके स्ट्रक्चर पर जिस तरह से आज हमला बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मोदी का ये जो कानून है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है? और क्या आगे इस पर रोक लग सकती है? और क्या ये आगे चल के चैलेंज हो सकता है? क्योंकि संविधान की कई ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी, या धार्मिक बोर्ड को या मैनेजमेंट को चलाने की आज़ादी, या माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा, उसकी आज़ादी। ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जो मैंने कई वीडियोज़ में आपसे साझा किए हैं। क्या ये कानून कहीं ना कहीं इस पर संकट के बादल हैं? और एक जो बड़ा प्लान मोदी लेके आए थे इसको इम्प्लीमेंट करने का, खासकर जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर जो इम्प्लीमेंट करने की बात थी, उत्तराखंड, क्या कहीं ना कहीं उसको एक तरह से उसको एक झटका लगा है, बड़ा झटका दिया? ये मैं बात करूंगा, और क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, चीफ जस्टिस इसमें जज हैं, उनकी अदालत में हो रहा है, तो मैं आज एक ऐसे गेस्ट को लाया हूं जो चीफ जस्टिस साहब को 80 के दशक से जानते हैं। जब वो प्रैक्टिस करते थे तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी प्रैक्टिस करते थे, वकालत कर रहे थे।
बरसों से जानते हैं, आज उनको मैं लाया हूँ। अशोक अरोड़ा सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बार एसोसिएशन जो एक एपेक्स बॉडी है उसके सेक्रेटरी रहे कई बार। अशोक अरोड़ा से मैंने आज कई सवाल किए, पेचीदा सवाल किए कि ये जो अंतरिम आदेश है, क्या आपको ऐसा लगता है कि फाइनल जजमेंट भी ऐसा ही होगा? क्या ऐसा ही होगा? क्या इस कानून पर ही रोक लग सकती है? ये बहुत से सवाल किए। संजीव खन्ना के बारे में सवाल किए, तुषार मेहता के बारे में सवाल किए, केस के मेरिट के बारे में सवाल किए। सुनिएगा उनको, 50 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। और अशोक अरोड़ा साहब के बारे में एक बात और मैं बता दूं, चंद्रचूड़ भी उनके जूनियर थे, संजीव खन्ना भी उनके जूनियर थे, जेठमलानी साहब के साथ प्रैक्टिस करते थे, कपिल सिब्बल के भी साथ उन्होंने केस लड़े। तो आप अशोक अरोड़ा साहब को सुनिए और कोशिश करिए बड़ी तस्वीर जानने की। गौर से सुनिएगा, मामला अदालती है। मेरा जो सवाल है कि जब कुछ दिन पहले इस पूरे मामले की, वक्फ बोर्ड कानून के मामले की सुनवाई नहीं शुरू हुई थी, सुनवाई शुरू होने से पहले अरोड़ा साहब, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई वकील नहीं जिसके साथ आपने काम ना किया, और संजीव खन्ना भी आपके जूनियर हैं, आपको अच्छी तरह जानते हैं, चंद्रचूड़ भी आपके जो है कॉलेज में जूनियर थे, और आपने जेठमलानी साहब के साथ काम किया है। मेरा सवाल सिर्फ ये है मिस्टर अरोड़ा कि 50 साल की इस वकालत में आपको ऐसा क्यों लगा कि संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस है, चाहे जितना प्रेशर हो मोदी शाह का, ये आदमी झुकेगा नहीं? ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ गया? उनके डीएनए से, उनके पहले डीएनए से आया, और फिर डीएनए साबित किया जब उन्होंने वो वर्शिप एक्ट वाला जो है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप, मंदिर मस्जिद वाला जो मामला था, मस्जिद के नीचे मूर्ति ढूंढने वाला एक्ट, तो यही तो मैं बता रहा हूँ। चंद्राचूड़ के टाइम भी वो एक्ट था, लेकिन मंदिर खोदे जा रहे थे, चंद्राचूड़ को परवाह ही नहीं, पार्लियामेंट के एक्ट की ऐसी तैसी कर दी उसने। तो जब इन्होंने ये फैसला दिया तो हमें दिख गया कि ये डीएनए अभी स्ट्रांग है। ही इज कैरिंग फॉरवर्ड द ग्रेट लेगेसी ऑफ जस्टिस एच.आर. खन्ना, ग्रेट जस्टिस एच.आर. खन्ना। ये रिफ्लेक्ट हो गया था। वो कहते हैं पहली बॉल से पता लग जाता है कि बंदे को बैट पकड़ना आता है कि नहीं आता है। तो वो दिख गया हमें कि बंदे में दम है जी। दम है। मतलब क्या एक चीज और पूछ रहा, मैं आऊंगा, मैं इस केस पर तो आ ही रहा हूं, मैं इंटरिम ऑर्डर पे भी आऊंगा, राहत पे भी आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप खुलकर बोलते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हालांकि आप बहुत मसरूफ रहते हैं। क्या आज की तारीख में, और मिस्टर अरोड़ा मैं सोचता हूं कि आप एक ऑनेस्टी के साथ बोलेंगे बोल्डली, क्या आज की तारीख में मोदी सरकार, मोदी और शाह का प्रेशर रहता है, इस रिजीम में जुडिशरी पे प्रेशर है, जो जजेस हैं, जो आपकी बिरादरी है वकीलों की, जजों की, जुडिशरी की, क्या उस पर दबाव रहता है? यस और नो? 100% 2014 के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर सेक्टर पे, क्या जुडिशरी, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या सीआईसी, हर आदमी पे जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, जिसमें कोई दम ही नहीं है। तो 90, वो कितने लोग हैं? पहले मैं 90 कहता था, अब मैं 99 कहता हूँ। 99% पे प्रेशर रहता ही रहता है, 100% रहता है। तो वो जो इन लोगों ने आके जो पूरा डिक्टेटरशिप चालू कर दी है, टोटल जो क्या कहें उसको, डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉयड है टोटली। मतलब ये कभी कभी ऐसे हमें हीरे दिखते हैं कि लोगों की उम्मीद कभी कभी बनती है। टोटली दे हैव डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, मैं ये कहूँगा। एक्चुअली तो 2002 से इन्होंने जो करतूतें वहां करी, लेकिन 2014 के बाद तो पूरा देश पे कब्जा हो गया। पूरा देश पे कब्जा है। तो वो चंद्राचूड़ भी कोई ऐसे नहीं, मैं आई गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट टू हिम आल्सो, कि बंदे इतना डरते हैं, पता नहीं किस किस बात से डरते हैं। अरोड़ा साहब, क्योंकि इतने साल से आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी आपने डिस्कस किए, क्या आपको लगता है कि संजीव खन्ना ने आज जिस तरह से 3 मामलों पे ऑब्जेक्शन रेज किया और उन्होंने ऑर्डर भी लिखाया, हालांकि वो ऑर्डर आज लागू नहीं हुआ, क्या जस्टिस खन्ना के इस ऑर्डर से, इंटरिम ऑर्डर से, उनकी टिप्पणियों से, उन्होंने जो जिस तरह से ऑब्जेक्शंस रेज किए, ऐतराज जताए, क्या आपको लगता है कि सीधे सीधे कानून जो है उसकी कमियों को उजागर कर दिया है कहीं ना कहीं जस्टिस खन्ना ने, कि इस कानून में कमी थी और इसको जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया? मैं यही तो दीपक जी आपको कह रहा हूँ, आई फुली 100% एग्री विद यू। इनका एजेंडा सिर्फ ध्यान बटाना है कि हम रोजगार नहीं दे सके,
हम नौकरियां नहीं दे सके, महंगाई नहीं बढ़ा सकते, चीन कब्जा कर रहा है, तू तो नफरत फैला रहा है। वो जो शरारती बच्चा होता है ना, वो नफरत, जिसको पढ़ाई नहीं आती, वो क्या करता है, वो क्लास में दंगा करता है। ये देश में दंगा कर रहे हैं। इंटरिम ऑर्डर तो चलिए ठीक है, आपने जहां जहां नियमों पर उनको ऐतराज करना था वो ऐतराज उन्होंने कर दिया। क्या जो फाइनल जजमेंट आएगा, जो अंतिम फैसला आएगा, उसमें कई महीने और साल लग सकते हैं? क्या कोई बड़ी बेंच को जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मैटर जा सकता है और यही इसमें तो कई बता बरस रहा लग हूँ, सकते हैं? पहले 27 साल लग गए ना, तो अब भी 30 साल 27 साल उतने ही साल लगेंगे। जब तक ये, जब इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा तो ये चलता रहेगा, इंटरिम ऑर्डर चलता रहेगा 10 साल 20 साल 25 साल, जब तक सरकार को अपने जज नहीं मिल जाएंगे ऐसे जो पूरा जमीर बेचने को तैयार है, इसका फैसला नहीं होगा। और जब बिना जमीर बेचे होगा तो जो इंटरिम ऑर्डर है वही फैसला हो जाएगा। अगर किसी चीफ ने ये डिसाइड कर लिया कि बड़ी देर से पेंडिंग है, इसको डिसाइड करो, जिस दिन मेरिट पे डिसाइड हो गया बिना सरकार के प्रेशर पे, तो जो इंटरिम ऑर्डर है आज लिख लो, वही 100% फैसला होगा। एक और चीज आपसे पूछना मैं चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जस्टिस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, अगले महीने उनका रिटायरमेंट है और उसके बाद चीफ जस्टिस गवई साहब बनेंगे। गवई साहब के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों को कि वो किस तरह के जज हैं और क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं इंसाफ की? इंटरेस्टिंगली अभी अभी गवई साहब न्यूयॉर्क आए थे कुछ महीने पहले, तो न्यूयॉर्क बार में मैं भी इनवाइटेड था, कुछ लोग इनवाइटेड थे, तो वहां पे हर आदमी ने ये बात करी कि दिस मैन लुक्स सो हम्बल, सो क्लियर, ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट अपराइट जज। मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ आए थे तो कितना उनका आदर हुआ न्यूयॉर्क में, देखो, नहीं तो लोगों को कहाँ पता होता है इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन जज बैठे हैं। काफी आदर हुआ उनका यहाँ पे, इसी बात से उनकी एक पर्सनल जी, आपने कहा कि गवई साहब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, जो 14 मई को संजीव खन्ना से चार्ज लेंगे, आपने कहा कि वो भी एक बेहतर जज हैं और उनसे भी हम इंसाफ की जो है उम्मीद कर सकते हैं। और आप अभी न्यूयॉर्क में जस्टिस गवई के साथ थे जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है, आप चाहें तो जवाब दें, चाहे तो जवाब ना दें। लास्ट क्वेश्चन है, संजीव खन्ना को आप कब से जानते हैं और उनकी क्या 2-3 खासियत आप बताना चाहेंगे? संजीव खन्ना की कब से जानते हैं और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की खासियत क्या है? 2-3 खासियत अगर हो। क्या वो लॉ को समझते हैं और क्या बोल्ड डिसीजंस देते हैं? मैं संजीव खन्ना जी को, जब आप कहते हैं जूनियर रहे, नहीं होता, जो बार में जो जूनियर होते हैं, तो संजीव खन्ना जी ने मेरे ज्वाइन करने के 2-4 साल बाद ज्वाइन किया होगा, मे बी आफ्टर 4 इयर्स और 5 इयर्स। मेरे ज्वाइन करने के 3-4 साल बाद इन्होंने ज्वाइन किया। मैं तब से इनको जानता हूँ। पहले ये जब एक एज ए जूनियर एडवोकेट पेश होते थे, इनके जो सीनियर थे वो भी बड़े, मैं सेंसिटिव नाम मैं नहीं लूंगा, वो भी बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे, मेहनती इंसान थे। ये भी इवन एज ए यंग लॉयर ही वाज ऑलवेज सीन इन लाइब्रेरी। ये कब की बात है? ये 80 के दशक, 1980 के दशक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मैंने 79 में किया तो इन्होंने 83-84 में ज्वाइन किया होगा, जैसा मेरे को लगता है जी। तो मेरे 4-5 साल बाद ही ज्वाइन किया। तो मैं देखता था तब से ही वाज वेरी वेरी मेटिकुलस, स्टूडियस, जो स्कॉलरली होते हैं ना। हम तो कई हवाबाज कैंटीन बैठे, इधर उधर बैठे, गप्पे मारी, मैंने इनको कभी नहीं देखा गप्पे मारते हुए। ये अपने किताबें पढ़ रहे हैं, केस तैयारी कर रहे हैं। इवन एज ए यंग लॉयर ही वाज वेरी वेरी मेटिकुलस, वेरी इंटेलिजेंट। तो वही इन्होंने, मैंने देखा कि मैं इतने साल से वॉच कर रहा हूँ, लोग, दुनिया तो वॉच करती है ना, पब्लिक है, सब जानती है। हम मिले ना मिले, जितनी मेरी मुलाकात भी रही 1-2 बार जैसे, तो मैंने देखा इज वेरी वेरी स्टूडियस एंड वेरी फाइन जेंटलमैन। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को तारीफ लगती है इनकी, कि इनके डीएनए में एचआर खन्ना जो बसे हुए हैं ना, वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग, ही हैज केप्ट दैट फ्लैग हॉस्टिंग, मतलब लेगेसी को अलाइव रखा है। नहीं तो लोग, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो 2 बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, आज की तारीख में मुस्लिम समाज के पास जो वकील हैं इस मामले की जो पैरवी कर रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि दे आर राइट इन द प्लेस, सही है चॉइस? मैं यही कह रहा हूँ। देखो, पहली बात तो मैं, विद ऑल क्रेडिट टू देम, दिस वाज एज गुड एज मैथमेटिक्स। 1 साल का बच्चा भी, 1 दिन का बच्चा, लॉ ग्रेजुएट भी, और लॉ ग्रेजुएट नहीं, वक्फ का कोई मौलवी भी वहां खड़ा होकर कह देता, सर ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, दैट वाज सफिशिएंट। मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, वो बहस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बहस करता है अच्छी करता है। लेकिन ये तो ऐसा केस था ना, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब इतने आर्टिकल छप चुके हैं, कोई बच्चा पेश हो जाता, कोई यंग बच्चा पेश हो जाता, सर ये हिंदू को खिलाफ बन नहीं रहे, मेरे खिलाफ कानून बना दिया, सर क्या किया इन्होंने, तो वो स्टे हो जाता।
अरोड़ा साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहीं। एक तो अरोड़ा साहब ने कहा कि जो आज इंटरिम ऑर्डर अनाउंस किया था अदालत ने, हालाँकि वो लागू नहीं हुआ, कल फिर से वो अनाउंस करेंगे। जो इंटरिम ऑर्डर एक बार जो भी आदेश पढ़ देता है जज, एक तरह से वही आदेश 99% मिस्टर अरोड़ा कह रहे हैं वही आएगा, फाइनल जजमेंट भी। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं महीने भर बाद, संजीव खन्ना, उसके बाद जो दूसरे जज आ रहे हैं इत्तेफाक से वो भी बहुत ही संजीव खन्ना जैसे वो मजबूत हैं और ईमानदार हैं। उनका नाम जस्टिस गवई है और जस्टिस गवई के साथ कुछ दिन पहले चाय पी थी न्यूयॉर्क में एक फंक्शन में, उनको भी अरोड़ा साहब जानते हैं। और तीसरी चीज इन्होंने कहा कि जो ये मामला है वक्फ कानून का, उसमें जातियां हुई हैं, उसमें कमजोरियां थीं, उसके अंदर कुछ ऐसे गड़बड़ियां थीं जो अगर कोई छोटा वकील भी जिरह करता और जज सामने ईमानदार होता तो भी फैसला जो है वो मुस्लिम के हक में जाता। ये मिस्टर अरोड़ा साहब कह रहे हैं, यानी जो केस है वो मेरिट पर है, केस मेरिट पर है। अरोड़ा साहब आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने बहुत खुलकर बात की, हमें समय दिया, हमारे दोस्तों को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।